वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 84 है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे 81 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। इससे पहले जो टेस्ट था उसमें 80 प्रश्न हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी 83 नंबर के टेस्ट में। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए सीरीज़ ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर, तो 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इनका PDF आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यानी 81 नंबर का प्रश्न है साइंस का। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये लेटने के परिदृश्य में पूछ रहा है। ये हैं आपके 4 ऑप्शंस। देखिए, कोई व्यक्ति विशेष रेत के ऊपर खड़ा रहेगा तो उसके पूरे शरीर का भार जो है एक ही जगह पर केंद्रित होगा, यानी उसके पैरों पर। यही अगर वो व्यक्ति रेत के ऊपर लेट जाता है तो उसके शरीर का भार अलग अलग जगह पर बट जाएगा। तो लेटने के परिदृश्य में होगा क्या? बल योग पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाएंगे। ये है इसका आंसर। देखिए, रेत में खड़े होने पर व्यक्ति के पैर इसलिए धंसते हैं क्योंकि उसके शरीर का पूरा भार छोटे से क्षेत्रफल यानी पैरों पर पड़ता है, जिससे अत्यधिक दबाव यानी प्रेशर उत्पन्न होता है। इसके विपरीत लेटने पर शरीर का वजन अधिक सतह यानी एरिया पर फैल जाता है, जिससे दबाव कम हो जाता है। यह दाब और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति उदाहरण है एक समान त्वरित गति का, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है तो इसका जो वेग है समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 83 पर आ जाइए। अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं प्रोटेस्टा के। एक कोशिक शैवाल, कोमाडाइटम और प्रोटोजोआ इत्यादि प्रोटेस्टा जगत के जीवों के उदाहरण हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि भी प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले प्रोटोजोआ वर्ग के प्रमुख जीव हैं। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी, आप इजीली प्रिंट आउट करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाइए। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है तो वह किस रंग का होता है? जब लिटमस विलयन ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है तो वो बैंगनी रंग का होता है। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिए लिचियन पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है तो यह बैंगनी रंग का होता है। कवक जगत यानी फंगी किंगडम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। इस जगत के जीव मृतजीवी यानी सेप्रोफाइट होते हैं। कवक जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। कवक में उपस्थित कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है क्या? बिल्कुल, मृतोपजीवी होते हैं या फंगस? दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। और इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक जगत की कुछ प्रजातियां साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन जिसमें उपरोक्त सभी होगा, यानी डी। कवक जगत के जीव पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी यानी सेप्रोफाइट कहा जाता है। मृतजीवी, मृतोपजीवी कुछ भी आ जाए सही है, इंग्लिश में चेंज नहीं होगा, सेप्रोफाइट। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? एग्जाम हॉल में साइंस के प्रश्नों के लिए इनका जो अंग्रेजी वाला वर्जन है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्लिष्ट वर्ड का यूज़ होता है हिंदी में। हाइड्रोजन उत्तर है इसका। देखिए, सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित होता है और इसी धातु के कारण अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। चलिए 87 नंबर पर आ जाइए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग
बढ़ेगी घटेगी रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। क्या है इसका आंसर? देखिए, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, बिल्कुल ऑक्सीजन इनहेल करेगा तो तराजू की रीडिंग बढ़ी हुई दिखाई देगी ना। ए है इसका आंसर। व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। चलिए 88 नंबर का प्रश्न है। जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है वॉशिंग मशीन? सेंट्रीफ्यूगेशन, डायलिसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, यानी विषरण, उत्क्रमण, परासरण, अपोहन, अपकेंद्रण। अब कितने क्लिष्ट वर्ड हैं ये, इसलिए अंग्रेजी वर्जन देख लेना जरूर। ए है इसका आंसर। हिंदी में अपकेंद्रण, अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगेशन। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर। कपड़ा साफ करने की मशीन हो गई, दूध से मक्खन निकालने की मशीन हो गई आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा तरीका है जिसका प्रयोग कणों को उनके घनत्व के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया एक अपकेंद्रित नामक उपकरण का उपयोग करके की जाती है जो पदार्थ को तेजी से घुमाकर कणों को उनके घनत्व के आधार पर अलग करता है। चलिए, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है, पूछ रहा है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, आयतन, वॉल्यूम। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, ये सदिश राशियां हैं। आयतन, वॉल्यूम एक अदिश राशि है। तोड़ी है आंसर। देखिए, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया और संवेग हो गया, ये सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाइए। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है रेडियो वेव का, साउंड वेव का, अल्ट्रासोनिक वेव का या लाइट वेव का। अब देखिए, कर्णातीत तरंगे हैं। कर्णातीत तरंगे पता ही नहीं चल रहा कौन सी तरंगे होंगी। इंग्लिश वर्जन आसानी से समझ आएंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। यहाँ उत्तर लेकिन ये नहीं है, यहाँ उत्तर है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे, विशेषतः रेडियो तरंगे यानी रेडियो वेव्स की सहायता से स्थिर एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92 है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है क्या? इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रासोनिक वेव, विजिबल वेव या एक्स रेज। सीटी स्कैन में बताइए क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें, एक्स रेज। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाइए। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो जो राशि अपरिवर्तित रहेगी उसको बताइए कौन सी है वो। तरंग दैर्घ्य तो बदल जाएगी, चाल भी बदल जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, आवृत्ति। देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं
जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ बदल जाती है, चाल भी बदल जाती है, जबकि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ दीजिए। चमगादड़ यानी बैट्स बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है क्या? उनकी आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्र दृष्टि बहुत अधिक होती है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। वह पराध्वनि तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। बिल्कुल, ये अल्ट्रासोनिक वेव निकालते हैं, ठीक है। वही टकरा कर इनके वापस आती हैं कानों से, तो पता चल जाता है कि सामने परिपथ खाली है या अवरुद्ध है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं, मतलब इनके पास तक आ जाती हैं टकराकर सामने से। अतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी क्या? देखिए, प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है निर्वात में, वैक्यूम में। वायु में भी होती है अच्छी खासी, लेकिन सबसे अधिक तो नहीं होती। तो गलत हो गया पहला, यही आंसर हो गया, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो सही है। दूसरा वाला जो है वो सही है, तो अपने को तो गलत ढूंढना है ना, पहला गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रकाश की जो चाल है सबसे तीव्र यानी अधिकतम निर्वात यानी वैक्यूम में होती है, जहां इसकी गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में कोई माध्यम या रुकावट न होने के कारण प्रकाश बिना किसी बाधा के सबसे तेज गति से गमन करता है। वायु यानी एयर की बात करें, निर्वात के बाद वायु में भी प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, तो निर्वात के बाद होती है। सघन माध्यम, पानी हो गया, कांच हो गया, हीरे जैसे सघन माध्यमों में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है। अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा प्रकाश की गति उतनी अधिक होगी। 96 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? अधिकतम है, अभी एक प्रश्न ये भी है पूछा जाने का तरीका। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तो निर्वात में होगी, इसमें निर्वात तो है ही नहीं, तो निर्वात के बाद क्या था ऊपर प्रश्न? वायु में, हवा में। जल, कांच, हीरे में तो धीमे होती है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और वायु निर्वात की स्थितियों का लगभग अनुकरण करती है। प्रकाश यानी लाइट सघन माध्यमों में धीमी गति से यात्रा करता है, इसलिए जल, कांच और हीरे की तुलना में वायु में इसकी गति या चाल अधिक होती है। 97 नंबर का प्रश्न है। जब एक ध्वनि तरंग हवा से पानी में यात्रा करती है तो क्या होता है? आवृत्ति स्थिर रहती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य स्थिर रहती है लेकिन आवृत्ति बढ़ती है, गति घट जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। हमेशा फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहेगी, आवृत्ति स्थिर रहेगी। तो यहाँ आवृत्ति को बढ़ा रहा है, यहाँ भी बढ़ा रहा है, यहाँ भी बढ़ा रहा है। ये है इसका आंसर। आवृत्ति स्थिर रहती है जबकि तरंगदैर्घ्य बदलती है। ध्वनि तरंग विशेषताएं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम जैसे कि हवा से दूसरे माध्यम जैसे कि पानी में जाती है तो इसकी गति और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति स्थिर रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आवृत्ति ध्वनि के स्रोत द्वारा निर्धारित की जाती है और माध्यम पर निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 98 है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है? दो कथन है यहाँ पर। इस प्रभाव को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखा था। प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का
उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। दूसरा वाला सही है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं देखा था, हेनरिक हर्ट्ज ने देखा था। केवल दूसरा वाला यहाँ पर सही है। बी है इसका आंसर। बी है इसका आंसर। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्कूल में पढ़ा होगा। वह घटना है जिसमें किसी वस्तु की सतह पर उपर्युक्त आवृत्ति यानी देहली आवृत्ति का प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉनों यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रभाव को सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में देखा था और बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी सैद्धांतिक व्याख्या की। ठीक है। सौर सेल की बात करें यानी सोलर सेल प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाइए। वायु में ध्वनि की गति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। वायु में ध्वनि की गति निर्भर करेगी वायुमंडलीय दाब और वायु का तापमान। सी है इसका आंसर। देखिए, वायु में ध्वनि की गति मुख्य रूप से वायु के तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, हवा के अणुओं की अधिक गतिज ऊर्जा के कारण ध्वनि की गति भी बढ़ती है। वायुमंडलीय दबाव अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनि की गति को प्रभावित करता है, लेकिन तापमान की तुलना में इसका प्रभाव नगण्य होता है। ध्वनि की गति स्थिर तापमान पर दबाव से स्वतंत्र होती है। गर्म हवा में ध्वनि तेजी से यात्रा करती है क्योंकि अणु अधिक तेजी से फैलते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें अधिक कुशलता से फैलती हैं। 99 हो गया। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। 100वां क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी? 50 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम। अल्ट्रासोनिक बी है इसका आंसर। 20,000 हर्ट्ज से अधिक यानी पराध्वनिक तरंगे कहते हैं इनको हिंदी में। पराध्वनिक तरंगें ध्वनि तरंगों के रूप में परिभाषित की जाती हैं, जिनकी आवृत्ति मानव श्रवण की ऊपरी सीमा से अधिक होती है, जो लगभग 20,000 हर्ट्ज है। इन तरंगों का व्यापक रूप से जो उपयोग है वो चिकित्सा इमेजिंग में किया जाता है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड स्कैन, तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों जैसे कि सोनोग्राफी हो गया, सफाई प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। इनका उपयोग सामग्री को नुकसान पहुंचाए बिना उनकी अखंडता का मूल्यांकन करने के लिए गैर विनाशकारी परीक्षण में किया जाता है। और पराध्वनिक तरंगों का उपयोग जानवर संचार में भी करते हैं। एग्जाम्पल ऊपर देखा था, एक और देख लीजिए। उदाहरण के लिए चमगादड़ इकोलोकेशन के लिए इन उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि देख तो पाते नहीं है दिन में, और वही जो है परिपथ से टकरा कर आएगी तो लगेगा कि सामने कोई है, नहीं आई तो फिर उड़ते रहते हैं। तो ये 100 क्वेश्चन थे। इन 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट पीडीएफ आप पेड टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके 9560112583। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। इतना कम इसलिए रखा था कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, आप प्रिंट आउट निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से।